अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं पोस्ट इसलिए नहीं कर पाती अब ज़्यादा क्योंकि मैं आपको पता है, मैं जब पहले नावल स्टार्ट किया था तो मैं वीक में 1 एपिसोड ही देती थी। बीच में करके जब मैं फ्री थी बहुत थी तो मैंने आपको 2 एपिसोड्स वीक में कर दी थी, लेकिन कभी कभी मैं वीक में 1 भी देती थी। तो देखो आप ना समझते नहीं हैं, ठीक है ना। मैंने एक नावल लिखना है, फिर उसको उसकी वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है। ये कोई आसान काम नहीं होता। मेरे घर में और भी काम है, मेरा बिज़नेस है, मैं ये कॉस्मेटिक का काम करती हूँ, मेरा वो होता है, मेरी एकेडमी होती है। मैं कोई इतनी फ्री नहीं होती जो आपको सिर्फ नावल पे नावल ही लिख के देती रहूँ। आप बहुत से कमेंट्स, जी आप क्यों नावल लिखना ही बंद कर दें, या पहले एक दफ़ा लिख ले फिर पोस्ट कर दीजिए। यार मैं एक आपको फ्री नावल दे रही हूँ और एक बातें सुनूँ, ये चीज़ नहीं है। आप कहती होंगी कि ये पैसे कमा रही है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है अभी, मैंने कोई कमाए नहीं है पैसे। जिस दिन पैसे कमाऊँगी ना उस दिन आपको धड़ धड़ नावल भी दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं कुछ भी नहीं कमा रही, सो आप भी कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है ना। फ्री का मैं आपको नावल दे रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, इस वाले चैनल को जिस पर सिर्फ अभी 300 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए और 3000 लोग हैं पढ़ने वाले। मैंने तो आप लोग से गिला नहीं किया। आप लोग आते हैं जी एपिसोड पोस्ट करो, मुझे भाई हज़ारों काम है। मैं आपको कह दूं हफ्ते में 1 दफ़ा पोस्ट होगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि निम्रा अहमद का जो नावल है पढ़ते हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग नावल लिखती है, उसका 1 महीने में क्या 2-3 महीने एक किस्त पे लग जाते हैं। आप उनको सुना के आएँ, वो आपको फिर बताएं। वो इतने महीने बाद देती है, मुझे समझ नहीं आता आप उस पर कैसे इतना सब्र कर लेते होंगे। ये तो फिर भी हम जैसे राइटर्स लिखते हैं, और लिखना एक राइटर जैसे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लिखना कोई इतना मुश्किल काम है ना। दिमाग में तब आएगा लिखना, दिमाग में तब भी आएगा जब आपका दिल कर रहा हो लिखने को। वैसे आप कभी भी नहीं लिख सकते। सो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करें। अगर आपको एपिसोड कभी छोटी भी मिल रही है तो उस पर भी कंप्रोमाइज़ करो। इस पर मैंने ये लंबी लिखी है और ये एंड है नावल का, और मुझे प्लीज़ फ्रेश दिमाग से लिखने दें। मैं इन एपिसोड्स को बहुत अच्छा लिखना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे ही मुझे अच्छे बैड कमेंट्स करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊँगी, ठीक है ना। और अभी भी आपने पिछले एपिसोड में मेरा ख्याल आपके सिर्फ 8 कमेंट्स हैं, 8-9 लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो कुछ का तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने पॉजिटिविटी दी है, और जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी मैं शुक्रिया ही करूँगी। लेकिन कमेंट करें, आप कमेंट करेंगे तो आप भी, मैं एपिसोड वीक में सिर्फ 1 दूँगी, मुझसे इतनी एपिसोड्स नहीं लिखी जाती। आइए पढ़ते हैं नावल। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, या ऐसा ऐसा बदलता रहता है, और अपने साथ बहुत से लोगों को भी बदल डालता है, मगर ऐसे लोग जिन्हें कभी बदलना नहीं होता वो उम्र भर नहीं बदलते। और ऐसा ही हाल अबादत जी का था। हवेली में इनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इनका एहतराम वैसे का वैसा कायम था। मगर पहले जहाँ हर फैसले की मर्ज़ी से होता था, मगर अब ये चीज़ नहीं रही थी। इनकी अहमियत हवेली में सिर्फ एक डेकोरेशन पीस की मानंद थी, जिसे साफ़ करने के लिए उठाया जाता और फिर से इसकी जगह पर खामोशी से रख दिया जाता। हवेली के सब लोग अब अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक हो चुके थे। कोई किसी को किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं करता था, और सुबह का जाता रात को लौटता। मलिया तबीयत नासाज होने की वजह से कुछ सुस्त सुस्त सी रहने लगी थी। ज़ाविया अब दिन के वक्त अंशरा और आयशा माँ के पास होता, और रात को वो मलिया के पास चला जाता। इंशरा सारा सारा दिन ज़ाविया के साथ मसरूफ़ रहने लगी थी। डॉक्टर्स ने भी इसकी अच्छी सेहत होने की खबर दी थी, जिससे आज सब खुश दिखाई दे रहे थे। खुश नहीं थी तो वो खुद अंशरा थी। अजीब सा खालीपन इसके अंदर आ गया था। खौफ तो अभी भी इसकी शाहरग के करीब से नहीं जाता था। कभी कभार तो इसे ऐसे लगता था कि जैसे अभी कोई चीज़ इसे आकर दबोच लेगी। अक्सर रात को इतना बुरा डरती थी कि पूरी पूरी रात इस डर की वजह से वो सो नहीं पाती थी। वो ठीक तो हो गई थी, मगर गम के खौफनाक चीज़ें इसके दिमाग को तबाह कर गई थी। वो गहरी नींद में उठकर हवेली से बाहर भागने लगती, तो कभी नींद में रोने लगती थी। सपने इसे तंग करते थे, मगर हकीकत में वो ठीक थी। अब भी वो ज़ावियार को दलिया खिलाकर अपने कमरे में चेंज करने चली आई थी। सुबह के 7 बज रहे थे और अमूमन इस वक्त वॉक के लिए लॉन में जाती थी, मगर आज ज़्यादा सर्दी होने की वजह से वो ज़रा सूरज निकलने का इंतज़ार कर रही थी। इसने गर्म पानी से शॉवर लिया और चेंज करके बाहर आई तो सामने बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बहुत अखबार पढ़ रहा था, देख रहा था। वो रोज़ मामूल के मुताबिक इसको मेडिसिन खिलाकर जाता था। जितना सारी उम्र इंशरा ने इस इंसान को तंग किया था, वो इसका ख्याल रख रहा था। न जाने वो क्यों इसका इतना ख्याल रखता। इसने कभी भी होद के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। सोचते हुए बहुत ही गौर से होद का जायज़ा लिया था। ब्लैक पेंट कोट में वो टांग पर टांग जो है बहुत ही मकर अंदाज में अखबार देखने में मसरूफ़ था। इंशरा भीगी सी आंखों से इसे देखते हुए इसके सामने बेड पर आ बैठी थी। ओहद ने इसको देखा जो
अब इसे पहले से ज़्यादा सेहतमंद लग रही थी। वो इसकी बहनों की तरह थी। बेशक वो उम्र भर गलती पर थी, मगर आज ओहद ने इसे अच्छा रवैया अख्तियार करके इसे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया था। इसकी सोच थी कि कोई भी इंसान आपके साथ गलत करे तो आप कभी भी इसके साथ वैसा ना करें जैसा इसने आपके साथ किया। हमेशा बदला लेने की बजाय माफ़ करके इस इंसान को अपनी गलती पर शर्मिंदा होने दे, फिर ही वो कुछ हिदायत पा सकेगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? और ने इसे देखकर संजीदगी से पूछा, जो अब साइड थ्रो से कुछ ढूंढने लगी थी। हम ठीक है। वो अपनी मेडिसिन निकाल कर शॉल अपनी शानों के गिर्द लपेट कर पानी लेने के लिए उठी। मैं चलता हूँ, और आज तुम मलिक के साथ मार्केट हो आना, ये मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम दोनों को छोड़ आऊँगा। वो कुर्सी से उठता हुआ बोला और बाहर जाने लगा। तभी इंशरा मेडिसिन निगल कर इसकी पश्त को घूरते हुए अचानक बोली थी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मुझे ज़बान से शादी नहीं करनी पड़ेगी। वो बहुत ही सुकून से कहते हुए ओहद पर बम फोड़ चुकी थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है इंशरा, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ और अब एक बच्चे का बाप भी बनने वाला हूँ। सो फिर ऐसे सवाल का क्या तुक बनता है? वो बहुत ही नुकौत से इसके चेहरे को देखते हुए बोला, जहाँ हमेशा की तरह सिर्फ अपना ही मुफाद छुपा हुआ था। इंशरा इसके रवैये पर अंदर ही अंदर सहम गई थी। कुछ चीज़ें चाहकर भी हमारी नहीं हो सकती, जितना मर्जी जोर लगा लिया जाए। मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। मैंने बस अपना ख्याल तुम्हारे सामने रखा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, काश कि मैं वो ना करती और तुमसे ही शादी कर लेती, तो आज मुझे सुबान से शादी ना करनी पड़ती। मुझे इस इंसान से बहुत चिढ़ा हो। वो भीगी से लहजे में कहकर खुद की घूरती आंखों में देखने लगी, जहाँ अजीब सा कुछ छुपा हुआ था। इंशरा, मैं तुम्हारे नसीब में नहीं था, और ये कभी मुमकिन भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। और जहाँ तक ज़ुबान की बात है, जैसा तुम इसे तसव्वुर कर रही हो इंशरा, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। और अगर तुम गुलाब की वजह से इसे कबूल नहीं कर पा रही, तो मैं तुम्हें आज यही कहूँगा कि नफ़रत और हक़ारत को अपने दिल से निकाल कर ज़िंदगी को नॉर्मल अंदाज से गुजारना सीखो, और आदा जी से घमंड का सबक सीखो। औद के लहजे में आज इतनी अजनबियत थी कि इंशरा का दिल टूट गया था। वो जानती थी वो अपनी जगह गलत थी, इसे इससे शादी का नहीं पूछना चाहिए था, मगर वो कैसे सुबान से शादी कर सकती थी, जो इसे यूनिवर्सिटी के दिनों से ही जहर लगता था। ऐसा नहीं है औद को मैं गुलाब की वजह से सुबान को कबूल नहीं कर रही। वो बस मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे मुझे खौफ आता है। और गुलाब, इससे तो मैंने खुद माफ़ी मांगनी है। जो मैंने इसके साथ सलूक किया, मुझे वो कभी नहीं भूलेगा, और जो मैंने इसके साथ किया वो अब सुबान मेरे साथ करेगा। वो अटक अटक कर बोल रही थी। इसकी आंखों से खौफ के सबब आंसू बहने लगे थे। नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, मेरा तुमसे वादा है। वो ओहद इसके करीब आया और इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे तसल्ली देने लगा था। इंशरा इसकी बात पर इसको प्यार से तकते हुए और शिद्दत से रो दी थी। इसे इतने प्यारे रिश्ते मिले थे और वो इन रिश्तों की कदर नहीं कर पाई थी। बहुत से रिश्तों का एहसास इंसान को तब होता है जब वो अपना कोई बहुत ही जान से प्यारा खो देता है। और ओहद इसके बाद इसके रोने पर खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया था। वो चाहता था वह खूब रोती ताकि इसके अंदर का सारा गुबार बाहर आ जाता। इसके जाते ही इंशरा भी अपना दिल हल्का किए मुंह धोकर वॉक के लिए बाहर लॉन में आ गई थी। आज मौसम ख़राब होने के सबब धूप नहीं निकली थी। वो खामोशी से चहल कदमी करने लगी, तभी सामने हवेली का बड़ा सा काला गेट खुला था और एक स्याह रंग की कार रोश पर चलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। ये कौन है? अंशरा शॉल को अच्छे से अपने कंधों पर लपेटकर अपने आप से मुखातब हुई और गाड़ी से निकलते हुए शख्स को देखने लगी जो इसे मारिज रखा था। मारिज का भी ध्यान सामने खड़ी अंशरा पर पड़ा था। बेरौनक सर चेहरा, सेहतमंद जिस्म, वीरान बीगी आंखें। वो आगे से बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। जहाँ इसके चेहरे से हर वक्त मुस्कुराहट और गरूर छलकता रहता था, वहाँ अब सिर्फ उदासी और वीरानी ही अपनी जगह बना रही थी। वो कहीं से भी वो पहले वाली अंशरा नहीं लग रही थी। लाला, वो आहिस्तगी से बोली थी। मारिज न जाने क्यों इसे देखकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाया था और लंबे लंबे डग भरते इसके करीब आए इसके साकित वजूद को अपने साथ लगा गया था। इंशरा इसका कंधा पाते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। लाला, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको और आपके साथ साथ सबको अपने से नाराज़ कर लिया। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। वो आंसू के दरमियान मारिज के कंधे से लगी फूट फूट कर रो रही थी। इंशरा, मेरी जान, तुम अच्छी हो, तुम मेरी जान हो। प्लीज़ अपने आप को इतना परेशान मत करो। ये कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं है, ये सोचना बंद कर दो। तुम हमारे दिल का टुकड़ा हो, हमारे लिए आज भी हमारी वही गुड़िया हो जो जो मेरे लिए बचपन में हुआ करती थी। मारी जिसे प्यार से दिलासा देते हुए इसके माथे पर अपने लब रखे, इसके आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, हम इंशरा इनकी बात और इनके प्यार पर नहाल हो गई थी। गुलाब नहीं आई, वो आंसू के दरमियान बोली।
वो भी तुम्हारी तरह ज़िद्दी है, जब दिल करेगा तब भी आएगी, मारिच इसकी छोटी सी सुर्ख नाक खींचते हुए प्यार से बोला था। हाँ हाँ इंशाअल्लाह आ जाएगी, आप फ़िक्र नहीं करें। वैसे आप हमें बताकर क्यों नहीं है? और आयशा माँ तो आपको यूँ अचानक देखकर ही बेहोश हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको बहुत याद करती हैं और तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि आप यूँ अचानक आ जाएंगे। इंशरा इसके साथ हवेली में दाखिल होते होते बेइंतहा खुशी से बोली थी। मारिच ने इंशरा की बात पर बहुत खुशी खुशी और गहरी नज़रों से इंशरा को देखा था। वो बहुत बहुत बदल गई थी और मारिच को इस बात की बहुत खुशी हुई थी। इन दोनों बहन भाइयों ने अपनी वो चीज़ें खोई थी जिसको उन्होंने कभी खोने का तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं आप सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। वो लाउंज में दाखिल होते हुए बोला, जहाँ सब काम करते हुए मुलाजमीन इसे सामने देखकर एकदम से हैरान हुए थे। सामने तस्बीह करती हुई आयशा माँ मारिच और निचरा को अपने सामने खड़ा देखकर एकदम से रोने लगी थी। इन्हें लगा कि शायद ये कोई सपना था। अगर वो इसे हाथ लगाती तो शायद वो इनकी नज़रों से दूर हो जाता। मॉम प्लीज़ रोना नहीं, मारिच प्यार से कहते हुए इनके कदमों में बैठा और इनके सफ़ेद हाथों को चूमने लगा था। इजरा भी इनके पास सोफे पर बैठी और बहुत ही प्यार से इनके कंधों पर अपने बाजू फैला गई थी। चूँकि वो खुद अब माँ बनने के मराइल से गुजर रही थी, तो इसे इस बात का आज एहसास हुआ था कि एक बच्चे को कैसे 9 माह पेट में रखा जाता है। इसे आज अपनी माँ की कदर हुई थी, वरना वो हर वक्त इनके आगे ज़ुबान ही चलाती रहती थी। आयशा माँ ने बहुत ही प्यार से अपने दोनों बच्चों को देखा था और बेहद सुकून से दिल ही दिल में इन दोनों की खुशियों की दुआ की थी। बताकर क्यों नहीं है? अगर मेरा दिल बंद हो जाता तो? वो मारिच के सर पर एक चपत लगाते हुए लाड से बोली, तो मारिच मुस्कुराकर इनकी दूसरी जानिब बैठा था। बस आप सबको सरप्राइज़ करना चाह रहा था, वो संजीदगी से कहकर इनके हाथों को अपने हाथों में मसलने लगा था। गुलाब क्यों नहीं आई? आयशा माँ बेताबी से बोली थी। मैं नहीं जानता, वो मायूसी से बोला। तभी ओहद और मलिया जावियर को लेकर वहाँ आए और अपने सामने मारिच को देखकर एकदम चौंके थे। लाला आप? ओहद खुशी से लंबे डग भरते हुए इसके करीब आया और मारिच भी इसे देखकर पुरजोश अंदाज में उठा और ओहद के गले लगा था। हाँ ब्रो, कैसे हो तुम? वो ओहद के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। मैं ठीक हूँ। ओहद सामने ही सोफे पर बैठ गया था। मलिया ने भी इसको सलाम किया और जावियर को मारिच को पकड़ा कर ओहद के साथ बैठ गई थी। मारिच ने जाविर को इतना प्यार किया था कि वो बुखला कर रो पड़ा था और इसे अपनी सीने से बेंच कर मारिच को एक सुकून मिल गया था। मलिया नाश्ता वगैरह तैयार कर लो। आयशा माँ मलिया को देखते हुए बोली, जो जाविर को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो बड़े ही मगन अंदाज में मारिच की बड़ी हुई दाढ़ी और मूंछों से खेल रहा था। जी मैं तभी तैयार करवाती हूँ, मलिया प्यार से कहकर वहाँ से उठकर किचन में चली गई और किचन में आते इसने मुलाजमों की फ़ौज को नाश्ते का ऑर्डर दिया था, जो बहुत बड़े मेन्यू पर मुश्तमिल था। लाउंज में सब बैठे आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। ये हवेली के फ़र्दों की 2 साल बाद की पहली बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू थी, जिसमें सब मिलकर इत्तेफाक से आपस में बातचीत करके मुस्कुरा रहे थे। मारी जो बात बात पे मुस्कुरा रहा था और ओहदी से देखकर अंदर ही अंदर खुश हुआ था। शायद वो गुलाब के बगैर जीना सीख गया था। फिर इसने इंशरा को देखा तो जो खाली आंखों से लबों पर मुस्कुरा से आयशा माँ के हाथों को देखते हुए उन्हें बहुत ही प्यार से सहला रही थी। ओहद ने सब देखकर दिल ही दिल में अपने रब की शुक्र अदा किया था, जिसने इन सबको हिदायत दी थी, इसके ख़ानदान को टूटने से बचाया था। और बेटा तुम्हारे बड़े अब्बा किधर हैं? आयशा माहौद को किसी सोच में गुम देखकर हैरानी से बोली थी। वो आउट ऑफ सिटी गए हैं, इनकी कुछ मीटिंग्स थी। वो और संजीदगी से कहकर खामोशी और मारिच को गोद में बैठे जावियर को देखने लगा, जो इसके पास आने के लिए मचल रहा था। लाला ये बहुत क्यूट है और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है आप पर जाने की बजाय ओहद का रंग रूप चढ़ा रहा है। इंशरा शार से बोली तो वहाँ बैठे सब मुस्कुरा दिए थे। हम ऐसा ही है। वो जावियर को इसकी गोद में डालते हुए कमरे में जाने लगा था। मैं कुछ रेस्ट कर लूँ फिर नाश्ता करता हूँ, संजीदगी से कहकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। आयशा में गुलाब क्यों नहीं आई? और बहुत ही बेताबी से बोला था।
और वो कभी नहीं आएगी क्योंकि इसे इस हवेली से बहुत दर्द मिले हैं। वो आना भी चाहेगी मगर इसे इसका ज़मीर आने नहीं देगा, वो मजबूर है। आयशा अम्मी के लहजे में बोलते इंशा खामोशी से वहाँ उठ कर चली गई थी। इससे अब बर्दाश्त नहीं होता था कि इसकी माँ की आंखों से एक भी आंसू बहे। आयशा माँ वो आ जाएगी, आप फिक्र नहीं करे, और इन्हें अपने साथ लगाते हुए प्यार से बोला। मेरा बेटा इसके बगैर नहीं रह पाएगा ओहद, वो हमें दिखा रहा है कि वो खुश है, मगर यकीन मानो ओहद वो अंदर से टूट चुका है। वो लोग कल रात को लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इंशरा की निकाह से पहले गुलाब को मनाकर हवेली ले आऊँ। ओहद के सीने पर सर रख के भीगी से लहजे में बोल रही थी। ओहद बस इतना ही बोलकर खामोश हो गया था। वो जानता था वो गुलाब तबरेज़ साथी जिसने 2 साल मारी जो जनजादी को नाक को चने चबवाए थे, तो अब वो इतनी जल्दी कैसे वापस हवेली आ सकती थी। अब भी वो मारिज की नाक की लकीरें खिंचवा कर इस हवेली में दोबारा कदम रखेगी। कल रात इन सब की लंदन की फ़्लाइट थी। रुस्तम शिंदी को लेकर गुलाब के फ्लैट पर आ गया था। इसने कल के वाक़ये के बाद शिंदी को नहीं बुलाया था, जिस पर शिंदी अंदर ही अंदर अपने इग्नोर हो जाने पर गुस्से से पागल हो रही थी। वो इसके साथ गुलाब की फ़्लैट भी बहुत मुश्किल से आई थी। सब लाउंज में बैठे सुभान की निकाह पर डिस्कस कर रहे थे, जबकि शिंदी सोफ़े के कोने में दबकी चोरी चोरी रुस्तम को घूर रही थी। हीर किचन में सबके लिए चाय बनाने में मसरूफ़ थी और गुलाब सुभान रुस्तम मुराशा के साथ कुछ ज़रूरी बातों में मसरूफ़ थी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक बार इंशरा से बात करो, रुस्तम अचानक बोला तो गुलाब सुभान राशा इसकी बात पर चौंके थे। क्यों, निकाह कर तो रहा हूँ, बात करने का क्या मकसद? सुभान रुस्तम को घूरते हुए टांग पर टांग जमा कर क़ुव्वत से बोला था। मुराशा इसके अंदाज़ पर चौंके थे और रुस्तम अफसोस से सर हिला कर रह गया था। सुभान, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, और मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि मेरी वजह से इस लड़की को आप किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिल गया और अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बदला आप इंशरा से लें। गुलाब साफ तो टोक लहजे में बोली थी। इसकी बात पर सुभान ने इसे घूरा था। गुलाब, मैं बदला नहीं लूँगा, पर इन लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि कोई भी लड़की लवारिस नहीं होती। तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें इनके चंगल से निकालने के लिए क्या क्या नहीं किया। मेरा दिल आज भी लम्हों की गिरफ्त में है। जब वो तुम पर हाथ उठाते थे तुम सब भूल जाओगे, मगर मैं हरगिज़ नहीं भूलूँगा। सुभान की आवाज़ में दर्द था और इसका लहजा बिका हुआ था। इसकी बात पर गुलाब ने भी अपने आंसुओं को पिया था। सुभान, जो ज़ख़म होते हैं ना वो कभी भी नहीं बढ़ते और ना ही हम इन तकलीफ़ को भूल सकते हैं। बस हमें इन ज़ख़्मों के साथ जीना आ जाता है, इन पर सब्र आ जाता है। वो इस कदर दर्द से बोल रही थी कि चाय लाती और सामने फ़ोन यूज़ करते हुए शिंदी इसके दर्द पर अपने आंसू को ज़ब्त करने लगी थी। शिंदी ने इसे हमेशा गलत अंदाज से देखा था, मगर अब इसे इल्म हुआ था कि वह खूबसूरत लड़की अपने अंदर समुंदर से भी गहरे दर्द छुपाए फिर रही थी। शिंदी ने ट्रे से चाय का कप उठाया और गुलाब को देखने लगी, जो मुसलसल बोल रही थी, बिल्कुल, मगर मुझे सब्र नहीं आता। सुभान फर्श को घूरते हुए तलखी से बोला था, हम आ जाएगा, मगर तुम इंशरा को कुछ नहीं कहोगे। जो हो गया इसे माफ़ करके आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि जो तुम इसके साथ करोगे वो सब इसके बच्चे पर असर पड़ेगा। सो इसीलिए बदला, ये दुश्मनी, इन सबको बुला दो। अल्लाह ने इन लोगों से इंतकाम ले तो लिया है, फिर हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। गुलाब इसे बड़े ही प्यार से समझा रही थी और वहाँ बैठे हर नफूस के दिल में गुलाब की इज़्ज़त बढ़ती ही चली जा रही थी। तुम गुलाब से ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकते। मुराद शाह सुभान के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर बोले, तो रुस्तम भी इनकी बात पर मुस्कुरा दिया था। जेरी हमेशा चालाक और अक्लमंद होती है, मगर जो टॉम होता है वो बेचारा समझने की बजाय हमेशा कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर जाता है, इसलिए वो हमेशा जेरी से हार जाता है। गुलाब सुभान को देखते हुए मुस्कुरा कर बोल रही थी और वहाँ बैठे सब लोग इसकी बात पर मुस्कुरा दिए थे। तभी इसके फ़ोन पर किसी की कॉल्स आई थी। गुलाब ने नंबर देखा और तो वो अनजान था। इसने फ़ोन पिक किया तो दूसरी जानिब मारिश था और सब इसे देख रहे थे। वो इस कदर कंफ्यूज हो गई थी कि इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। कौन था? मुराद शाह इसी
कंफ्यूज होने पर संजीदगी से बोले थे, दोस्त। वो इतना कहकर उठी और कमरे में आई जहाँ फिर से इसका फ़ोन रिंग करने लगा था। इसका दिल पहली बार इसकी आवाज़ पर डरका था और वो इसकी बारी और मध्यम आवाज़ पर कंफ्यूज हुई थी। फ़ोन रिंग हो रहा था मगर वो इसका फ़ोन उठा नहीं पा रही थी, लेकिन जब मसलसल रिंग होता रहा तो इसे उठाना पड़ा था। गुलाब बहुत ही बेदाबी से पुकारा गया था और गुलाब की धड़कन धड़क कर हलक में अटकी थी। मैं पाकिस्तान आ गया हूँ और अब तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ही नहीं बल्कि सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो मध्यम से लहजे में दर्द से बोल रहा था। कभी कभी इंतज़ार भी रहेंगा चला जाता है, गुलाब तंज़िया से लहजे में बोली थी। वो इसकी बात पर दर्द से मुस्कुराया था। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें से 2 दिन तुम्हारी आरज़ू में कट जाएंगे और 2 तुम्हारे इंतज़ार में कट जाएंगे। वो एक आह भरकर बोला था। इसकी आह पर गुलाब अपने होंठ पेंच गई थी। तुम्हारे लिए मैंने इस्लामाबाद में घर लिया और इंशाल्लाह 3-4 दिन तक हम सब वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इस हवेली में आओ जहाँ तुम्हें तुम्हारा दर्द भरा माजी सताए, मारिज मदम से लहजे में बोला। हम मगर आपको क्यों लगता है कि मैं आपके पास वापस चली आऊँगी? वो न जाने क्यों बहुत ही बोझल लहजे से मध्यम आवाज़ में नरमी से बोली थी। तुम्हारे दिल की धड़कन से। अब की बार मारिज का लहजा मखमूर था और गुलाब कान की लूह तक सुरक पड़ी थी। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स हैं, सो आप उम्मीद छोड़ दें कि मैं आऊँगी, गुलाब तड़क कर बोली थी। मुझे उम्मीद है तुम आओगी और तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि अगर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तुम भी मेरा इंतज़ार कर रही हो। वो बहुत ही वारफतगी से बोल रहा था और गुलाब जैसे अपनी हवास खो रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इसे ऐसे ज़ेर कर लेगा। गुलाब वो इसकी खामोशी पर बेताब हुआ था। मारी साहब, मुझे कुछ काम है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। वो इसकी बातों से लाजवाब हो रही थी, सो इसने इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो इससे और बात करती। इसने जल्द से फ़ोन रख दिया, इसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तभी शिंदी नॉक करते हुए इसके कमरे में आई तो शिंदी को अपने सामने देखकर गुलाब हैरान हुई थी। शिंदी ने एक नज़र इसे देखा और आहिस्ते से आगे बढ़कर इसे अपने गले से लगा लिया था। सॉरी गुलाब, मैं तुम्हारे बारे में गलत थी और इसी वजह से मैं शुरू दिन से तुम्हारे साथ रूड लहजे में बात करती रही हूँ और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो इससे दूर होते हुए कुछ शर्मिंदगी से बोली तो गुलाब हल्का सा मुस्कुरा दी थी। कभी कभी हम जो देख रहे होते हैं शिंदी, वैसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए पहले अच्छे से तस्दीक करते हैं, फिर ही किसी इंसान के लिए फ़ैसला करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। गुलाब इसके हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोल रही थी और शिंदी इसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर भीगी सी आवाज़ में बोली थी, हम बिल्कुल जैसे मैंने सोचा तुम इसके बरक्स निकली हो। तुम अगले बंदे को अपने अंदर जकड़ कर इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकती हो। शिंदी इसके खूबसूरत चेहरे को देखकर मोहब्बत भरे लहजे में बोल रही थी। हाँ, मतलब अब तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है, वो कह के बल बोली। तो शिंदी भी इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दी थी। तभी हीर भी वहाँ आ गई थी और गुलाब ने इन दोनों से बातों के दौरान पाकिस्तान जाने के लिए अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी थी। इसके फ़ोन के बाद मारिज खामोशी से सिगरेट पर सिगरेट सुलगाने लगा। तो वो जानता था कि अब गुलाब भी इसके लिए कुछ महसूस करने लगी है, मगर इज़हार करने से कुतरा रही है। उसे सोचते हुए हल्का सा मुस्कुरा सिगरेट अपने पाँव तले मसलते हुए सोफ़े से उठा था। तुम मेरी जान हो और मैं अपनी जान को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम यहाँ आओगी और मैं तुम्हें फिर जाने नहीं दूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो शिद्दत जज्बात से बोलती हुई दीवार की अलमारी की जानिब आया जहाँ एक बहुत बड़ी पेंटिंग रखी हुई थी जिसे इसने काली चादर से ढाँप कर रखा हुआ था। उसने बहुत ही एहतियात से वो पेंटिंग अलमारी से निकाल कर इस पर से चादर हटाई। वो गुलाब की खूबसूरत और बेहद कीमती पेंटिंग थी जो मारिज ने फ्रांस के सबसे मशहूर आर्टिस्ट से डिज़ाइन करवाई थी, जिसमें वो सुर्ख साड़ी में इसके सामने सहम कर खड़ी है और वो बहुत ही प्यार से इसे देख रहा है। ये तस्वीर इसने अपने कैमरे से क्लिक की थी जिसका इल्म तक गुलाब को नहीं था। ऐसी बहुत सी तस्वीरें मारिज के पास थी।
इसने वो बड़ी सारी पेंटिंग एहतियात से बेड पर रखी और इसमें गुलाब को देखकर मुस्कुराया था। मेरी जान, तुम्हें खोकर अब तो मेरी ये कैफियत है कि मैंने बहुत अरसे को ख़ुद को भी नहीं पाया। वो इस तस्वीर को देखते हुए हम कलाम था। तभी दरवाज़ा नॉक करते हुए मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। बड़े साहब जी, डिनर के लिए आ जाएं, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मुलाजिम मुअद्दब अंदाज में बोला। हाँ आता हूँ, मारिज मध्यम लहजे में बोला। रुको, ये पेंटिंग मेरी गाड़ी की डिग्गी में रखाओ। जी साहब। मुलाजिम इस बात में सर लाकर इस पेंटिंग को बहुत ही एहतियात से बाहर ले गया। मारिज 1-2 दिन में अब अपने इस्लामाबाद वाले घर में शिफ्ट होना चाहता था और आज वो डिनर पर सबको अपनी सरप्राइज़ से आगाह करना चाह रहा था। इसने शीशे में अपनी अक्स को देखा और परफ्यूम स्प्रे करके कमरे से बाहर डाइनिंग हॉल में आया था। जो सामने मुस्तफ़ा कमाल इसे देखते ही कुर्सी से उठे और बहुत ही शाश अंदाज में इसके गले से आ लगे थे। मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो, भीगे लहजे में कहकर इसके कंधे को थपथपा कर बोले थे। खैर मुबारक, वो बेहद संजीदगी से कहकर इनकी साइड से निकलकर अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगा तो मुस्तफ़ा कमाल इसके रास्ते में आए थे। अब भी नाराज़ हो? इनका लहजा बहुत कमज़ोर था जिस पर दूर बैठी आयशा माँ दुखी सी हो गई थी। वो चाहती थी कि अब इन दोनों बाप बेटे के आपस के तल्लुकात ठीक हो जाएं। मैं आपसे क्यों नाराज़ होऊंगा? मारिज बहुत ही रौब से बोला तो मुस्तफ़ा कमाल खामोशी से शर्मिंदा होकर अपना सर झुका गए थे। बेटा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, क्या मुझे इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती? इनका लहजा कांच की मानद टूटा हुआ था। इनकी बात पर मारिज ने अपनी आंखें बेंच ली थी। कबल क्यों आगे बढ़ जाते, मारिज ने इन्हें कंधे से पकड़कर रोका और इन्हें गले लगा लिया था। ये मंजर देखकर अंजुरा की आंखों में पानी उतर आया था। कितना मुकम्मल मंजर था। काश कि इस मंजर में बुराक और ताबीर भी होते तो ये और कितना मुकम्मल लगता। इंशा दिल में सोच कर रह गई थी। मुस्तफ़ा कमाल आज इतने खुश थे। उन्होंने मारिज के माथे पर बोसा दिया और इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे और बोले थे, तुम दोनों ने मुझे दुनिया में इतनी इज़्ज़त दिलाई कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि कभी हमारा नाम भी दुनिया के मशहूर तरीन लोगों में शुमार होने लगेगा। वह और मारिज का हाथ थामते हुए बड़े ही प्यार से बोले। इनकी बात पर ओहदी ने देखकर तशक्कुर से मुस्कुराया और बोला था, बड़े अब्बा, इज़्ज़त हम दोनों ने नहीं बल्कि इस रब ने दी है। हमने तो सिर्फ कोशिश की और आखिर तक करते रहेंगे। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बाप दादा का नाम फ़ख्र से बुलंद करें। और जोश से कहते हुए टोस्ट खाने लगा था जबकि मारिज इसकी हाँ में हाँ मिलाकर सामने मलिया की गोद में बैठे जावेर को प्यार से तकने लगा था, जो सीरिलैक खाते हुए मारिज को देखकर मुस्कुरा रहा था। हम बिल्कुल। मुस्तफ़ा कमाल सलाद का पीस मुंह में रखते हुए ऐसे से बोले तो मारिज फिर से बोला था, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। फोर्क से फ़िश खाते हुए एक अदा से बोला था। इसके सरप्राइज़ पर इंशरा पर सोच नज़र से मारिज को देखने लगी थी। कौन सा सरप्राइज़? इंशरा इसके चेहरे पर फैलती खूबसूरत सी मुस्कुराहट को देखकर बोली। मलिया और आयशा माँ का भी तजस्सुस के मारे बुरा हाल होने लगा था। अब बता भी दो, आयशा माँ चम्मच बिरयानी की प्लेट में रखते हुए बेताबी से बोली तो इनकी बेताबी पर मारिज कह के बल हंसा था। मैंने इस्लामाबाद में सबके लिए एक बहुत ही प्यारा घर बनाया जिसमें हम सब रहेंगे, क्योंकि मैं अब हवेली में नहीं रहना चाहता। 2-3 दिन तक हम वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। घर का सारा काम मुकम्मल हो गया, फर्नीचर वगैरह सब सेट हो चुका है, बस हम शिफ्ट होने वाले रह गए हैं। जैसे जैसे मारिज सरप्राइज़ के बारे में बता रहा था वैसे वैसे सब हैरत से चूकते जा रहे थे। कोई खुश हो ना हो, इस सरप्राइज़ पर मलिया और ज़ैदी बहुत खुश थी। इसकी शुरू से ख्वाहिश थी कि वो इस हवेली से कहीं दूर जाकर बसती और आज इसकी ख्वाहिश और ख्वाब दोनों पूरे हो गए थे। बेशक ख्वाबों को पूरा होने में वक्त लगता है, मगर वो कभी ना कभी तो पूरे हो ही जाते हैं। सच्ची? आयशा और मुस्तफ़ा कमाल हैरत से बोले थे। बिल्कुल सच्ची। वो इन सब के रिएक्शन पर मुस्कुराया था।
बहुत बहुत शुक्रिया मारिश लाला। मलिया बहुत ही तशक्कर से इसे देखते हुए प्यार से बोली तो मारिश इसके शुक्रिया पर इसे घूरने लगा था। मलिया जी, ये सब जितना हमारा है इतना आपका है। मैंने कोई घर लेकर आपके ये सब के सर पर एहसान नहीं किया, सो प्लीज़ शुक्रिया मत कहें। मैं तो वैसे भी आपके सानों तले दबा हुआ हूँ। मारिश बहुत ही एहतराम से इसे देखते हुए शिकवे भरे अंदाज में बोला था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आपने हम सबको इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया, इसलिए 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 थैंक यू तो बनता ही है ना। मलिया इसके प्यार भरे लहजे में मुस्कुराकर बोली थी। हाँ बिल्कुल। इसने नैपकिन से हाथ साफ करके जावेद को देखा जो बिनशा को घूर रहा था। जावी, आप पप्पो को क्यों घूर रहे हैं? मारिश प्यार से जावेद को देखते हुए बोला तो इंशा इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। जावी इसलिए घूर रहा है, फुप्पो ने दोपहर में इसकी सारी चॉकलेट्स खा ली थी। और जावेर को देखते हुए लाड से बोला तो जावेर अब ओद को अपने साथ बातें करते देखकर इसके पास आने के लिए मचलने लगा था। हाँ, तो इसके डैड ने मुझे चॉकलेट्स नहीं दी, तो इसलिए फिर मुझे जावी से ही छीन कर खानी पड़ी। इंशा मुँह से उड़कर बोली तो सब इसकी बात पर मुस्कुरा दिए थे। मलिया ने जावेर को पकड़ाया और जावी ओहद की गोद में आते ही इसकी हल्की बड़ी दाढ़ी से फिर से खेलने लगा था। आपके साहबजादे को ये बालों से खेलने का बहुत शौक है। और बहुत ही प्यार से जावेर को देखकर बोला। मारिश ओहद की बात पर मुस्कुराया। तभी इसके दिमाग में गुलाब की हेर घूमने लगी थी। जब वो एक दिन इसके साथ सोया था तो वो नींद में ही इसकी हल्की बड़ी दाढ़ी को सहला रही थी और जाविया की आदत भी बिल्कुल गुलाब पर गई थी। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया था। ये सोच कर मुस्कुरा कर रह गया था, मुझ तो ये देख कर ही रोने लगता है, ऐसे जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। मारिश बहुत ही तरसी निगाहों से जावियर को देखते हुए बोला। वो कल से आया हुआ था मगर जावियर एक बार भी इसके पास नहीं आया था और उसे देखते गला फाड़ कर रोने लगता था। कल भी वो बस कुछ देर इसके पास रहा था और फिर से मलिया के पास जाने के लिए मचलने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता ही वो तुम्हें पहचान पाएगा। अभी तुम इसके लिए अजनबी हो, इसलिए कंफ्यूज होकर रोना शुरू हो जाता है। शमा मारिश के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए नरमी से बोली। हम वो कैसा बदकिस्मत इंसान था जिसको किसी का भी प्यार नसीब नहीं होता। एक इंसान के लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। कुछ लम्हे इन सबके दरमियान खामोशी के आए। फिर से मारिश बोला था। मैंने सोचा है कि हम जैसे ही न्यू घर में शिफ्ट हों तो इससे अगले दिन हम सब के लिए एक बड़ा सारा डिनर रखें जिसमें हम सब दोस्त अहबाब को मदऊ करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंशा के निकाह से पहले हमें गुलाब की फ़ैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। मारी संजीदगी से बोल रहा था और इस बात पर इंशा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। हम बिल्कुल, तुम अब वही करो जो तुम्हें ठीक लगेगा, क्योंकि मैं तो खुद इन लोगों का देनदार हूँ। उस वक्त माल शिंदा लहजे में बोले तो वो दिन की बात पर इनके हाथ पर हाथ रखकर नरमी से बोला था। बड़े अब्बा, आपने जो किया वो एक गलती थी और अब आप इस गलती को तस्लीम करके माफ़ी मांग रही हैं, तो प्लीज़ अब शर्मिंदा मत हों। जब अल्लाह इंसान को हिदायत देकर इसे माफ़ कर सकता है तो फिर इंसान की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। बस आगे की ज़िंदगी में एहतियात करनी चाहिए, आपसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके सबब वो हम अल्लाह की पकड़ में चले जाएँ। इसकी बहुत ही प्यारी बात पर मुस्कुराकर मुस्कुरा दी थी। मुझसे अक्लमंद तो मेरे बेटे ही निकले। वो हिंद की कान फॉक से खाते हुए मुस्कुरा कर बोले तो इनकी बात पर मारिश भी मुस्कुरा गया था। और आज से शिफ्टिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर फंक्शन के अरेंजमेंट्स भी करने हैं, सो फिर टाइम थोड़ा है। मार्जी कहकर उससे इस डिनर के बारे में कुछ डिस्कस करने लगा था, जबकि इंशरा और मलिया जावी के साथ मसरूफ़ हो गई थी। मेरी मुराद शाह से बात हुई थी, वो कल सब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मीरा और तुम्हारी माँ का प्लान है कि हम गुलाब बेटी को खुद मना कर लाएं। मैं इस लड़की से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी हर दिन मेरा इसी किस्म में गुजरता है कि मैंने इस मासूम जान पर बहुत जुल्म किया और करवाया है। वो शर्मिंदा से अंदाज में बोलकर निगाहें झुका गए थे। डैड प्लीज़ अब शर्मिंदा मत हो और बिल्कुल हमारा गुलाब की फ़ैमिली से माफ़ी मांगने का हक़ है और हम मांगेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल हमारी बहन को वही तकलीफ़ हो जो हमने गुलाब को पहुंचाई। मारिश के चेहरे को देखते हुए मदम से लहजे में बोला तो इसके पास बैठे अहद ने भी इसके हाँ में हाँ मिलाई थी। हम सही, वो उठना कहकर उठे और बोले।
आयशा आप हमारी चाय गर्म करके कमरे में ले आएँ। वो आहिस्ता जी से कहकर डाइनिंग हॉल से अपने बेडरूम में चले गए थे, जबकि मारिज इनकी पश को गहरी नज़रों से देखा था। वो ये बात तभी कहते थे जब उन्होंने आयशा ज़रदाद से कोई ज़रूरी बात करनी हो। आयशा मत जाएँ, आपके सरताज आपको याद फरमा रहे हैं। ओहद ने आंख मारते हुए बोला तो आयशा ज़रदाद जिसे घूरते हुए इसके कंधे पर एक चपत लगाते हुए इनके पीछे ही डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई, जबकि मारिज ओहद की बात पर अलग शगाफ कहका लगाकर हंसने लगा था। आज वो बहुत दिनों के बाद अपने आप को हल्का और पुरसुकून महसूस कर रहा था। इसके बाद एपिसोड इंशाल्लाह वीक में एक दफ़ा आएगी। प्लीज़ सॉरी यार, मेरी हालत पे कुछ रहम करो, ठीक है ना। और दूसरी बात है, अब ये तो नहीं है ना कि आप गले में अपने शौक़ को ना गले का फंदा बना लूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे मुझे आसान लगता है मैं वैसे वैसे करती हूँ। बाकी आप भी यार कंप्रोमाइज़ करो। और दूसरी बात है कि चैनल को मस्त सब्सक्राइब करो। 3000 आप लोग पढ़ रहे हो मेरे वीडियो को। लास्ट वीडियो 3.3K तक थी, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे पता है मेरा गला सूख जाएगा कह कह के, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो। लेकिन जिसने सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।